हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मजा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट समझेंगे और साथ साथ हम गॉसेस थ्योरम भी करेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड टूल्स। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड टूल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब है कि किसी भी गिवन सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करती हैं। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेंगे, इट मींस वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर इसी को मैं कहना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया, यानी किसी भी गिवन सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो कितनी फील्ड लाइंस किसी भी गिवन सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली पास करती हैं, इससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता चलता है। अब इसी में अगर हम आगे देखना चाहें तो बच्चों, इसी में अगर हम आगे देखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि मान लिया जाए कि ये मेरा एक गिवन सरफेस एरिया है, ठीक है, और इससे हमारी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो मैंने जो डेफिनेशन बताई थी उसके थ्रू बताइए जरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कितना। तो आप ये देखिए कि भाई सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। तो आपको पता चलेगा 3 फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। इट मींस यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया वो 3 हो गया। अब ये सेम सरफेस एरिया को ही अगर मान लिया जो मेरा सेम सरफेस एरिया है, इसी को अगर मैं एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं जिसकी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा है, यानी अभी जिस फील्ड में मैं रख रहा हूं वो फील्ड पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो इस जब यहां पे आपने रखा तो आप क्या देखेंगे कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो पता चलेगा 2 2 4 1 5। तो यहां पर इस सरफेस से 5 फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। इट मींस यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 5 है। तो हमने क्या देखा कि भाई सरफेस एरिया दोनों जगह सेम है, लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग था वहां पे फ्लक्स आपका ज्यादा आया। यानी हम कह सकते हैं ना कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी फील्ड जितना ज्यादा होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसी में अगर मैं दूसरा केस देखना चाहूं, और दूसरे केस में मैं क्या कहता हूं कि सपोज दैट हमारा फील्ड सेम है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब लास्ट टाइम आपने देखा था तो उसमें आपको क्या दिखा था कि भाई जब लास्ट टाइम आपने देखा तो उसमें आपको क्या दिखा था कि भाई आपका जो एरिया है वो दोनों केसेस में सेम था, लेकिन फील्ड की वैल्यू अलग अलग थी। इस बार मैंने क्या किया, फील्ड को कांस्टेंट कर दिया और एरिया को कम ज्यादा कर दिया। तो मान लिया जाए एक आपका रीजन है जिसमें हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस फील्ड के अंदर मैंने 2 सरफेसेस रखे। सपोज दैट ये मेरा पहला सरफेस है और ये मेरा दूसरा सरफेस है। और अभी मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप क्या जवाब दोगे। तो आपको साफ साफ पता है कि सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। तो आप कहोगे 1 2 3। तो इस वाले सरफेस से अगर आपकी 3 फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, इट मींस यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 3 हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो 1 2 3 4 5, तो इस सरफेस से 5 फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। इट मींस यहां पर जो फ्लक्स है वो 5 है। तो इस बार हमने क्या देखा कि भाई जिस सरफेस का एरिया जितना ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका उतना ही ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फील्ड के तो डायरेक्टली होता ही होता है, साथ साथ एरिया के भी डायरेक्टली होता है। तो फ्लक्स मेरा 2 चीजों पे डिपेंड करे, एक फील्ड पर और एक एरिया पे। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो सोचो इन दोनों इक्वेशंस कंबाइन करने के आपको मिलेगा क्या। तो वहां मिलेगा 5/2EA। ठीक है, आप डायरेक्टली का साइन हटाते हो तो आपको पता है कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो मान लेते हैं वो जो कांस्टेंट है वो k है। अब यहां पर SI सिस्टम में इस k की वैल्यू 1 होती है।
तो अगर एसआई सिस्टम में k का वैल्यू 1 हो गया तो हमारा फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, EA। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तैयार हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला तब तैयार हुआ है जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा एरिया वेक्टर, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये कहानी है। बट ऐसा जरूर छोड़ना कि आपका जो सरफेस है वो हमेशा जिस फील्ड में रखा हुआ फील्ड की डायरेक्शन सेम ही हो, भाई डायरेक्शन अलग अलग भी हो सकती है। तो अगर आपका फील्ड वेक्टर जो है वो एरिया वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रहा हो तो क्या कहानी बनेगी। यानी हम बात करते हैं अब सेकंड केस की। तो अगर हम सेकंड केस देखना चाहें तो अगर हम यहाँ पे सेकंड केस देखना चाहें तो सेकंड केस में क्या कह रहा हूं कि व्हेन E वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद A वेक्टर, यानी जब फील्ड वेक्टर जो है एरिया वेक्टर से कुछ एंगल बना रहा हो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, बचपन से लेकर आज तक यही पढ़ाया गया था, लेकिन आज आपके सर बोल रहे हैं कि भाई एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये कैसे हुआ। तो वैसे अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली हमारा एरिया स्केलर क्वांटिटी ही होता है। बट अगर कहीं पे एरिया के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन का भी रोल आ जाए तो वहां हम एरिया को ऐसा वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं और मैं कहता हूं कि मान लिया जाए ये मेरा जो हाथ है ये आपका एक रिंग है, ठीक है, ये आपका एक रिंग है और ऊपर से एक टोटी आपने खोल दी। तो जब टोटी खोलोगे, टैप आप जब ऑन करोगे तो उससे क्या होगा, पानी गिरने लगेगा इस तरीके से। तो अभी देखो इससे कितना पानी गिर रहा है। अब इसी रिंग को अगर मैं ऐसे की जगह ऐसे कर दूं तो क्या इस रिंग से कोई भी पानी पास होगा? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैंने यहाँ पे इस रिंग का मैग्नीट्यूड चेंज किया है, रिंग को छोटा बड़ा किया? नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस रिंग के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो यहाँ इसके एरिया के मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस है ना। तो जहां एरिया के मैग्नीट्यूड के साथ उसके डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है वहां हम एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। बात क्लियर हो गया? तो वहां से हम कह सकते हैं कि हमारा एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा? अगला सवाल दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ध्यान रखिए हमारी जो बॉडीज हैं वो दो तरह की बॉडी होती है, या तो 2 डायमेंशनल बॉडी होगी या तो 3 डायमेंशनल। भाई सरफेस तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में आ सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी 2 डायमेंशनल बॉडी है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वहां एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और उधर की तरफ होगा जिधर आपकी फील्ड लाइंस हैं। जैसे मान लिया जाए इस कमरे में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से जा रही हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं तो इस सरफेस के थ्रू जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है और फील्ड लाइन की डायरेक्शन के अलॉन्ग है। फील्ड लाइन हमारी ऐसे थी तो हमारा एरिया वेक्टर इधर आ गया। अब मान लिया जाए कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे जा रही होती, तो फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही होती तो मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो जाता। तो आप समझ लीजिए कि कोई भी 2D फिगर है तो वहां पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। ये तो हुई 2D फिगर की बात। अब यही बात अगर 3D की कर दी जाए तो 3D बॉडी के केस में तो चीजें और भी आसान है। वहां कुछ नहीं देखना, आपको सिंपल समझ लीजिए कि आपका एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और बाहर की तरफ होगा, ठीक है। जो भी आपका सरफेस है उस पे हमेशा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। जैसे मान लीजिए एक 3D बॉडी है तो इस पे आप एरिया वेक्टर देखो कहीं भी तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस और बाहर की तरफ, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहां से आपको पता चल गया कि एरिया को हम वेक्टर कब मानते हैं और एरिया का डायरेक्शन क्या होता है 2D के केस में और 3D के केस में, ठीक है। तो फिलहाल अब मैं यहाँ पे सेकंड केस अपना डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सेकंड केस में हम क्या कह रहे हैं कि व्हेन E वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद A वेक्टर। तो अगर मान लिया जाए कि ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, और ये सरफेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और यहां पर जो फील्ड लाइंस हैं आपकी वो कुछ इस तरीके की हैं। यहां पे ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं,
ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ है तो आप समझ लीजिए कि आपका एरिया वेक्टर जो है वो भी इधर ही की तरफ होगा। ठीक है, बस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ये आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और जिधर की तरफ फील्ड लाइन जा रही है उधर ही की तरफ है, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और मान लिया जाए कि दोनों के बीच जो एंगल है वो कितने का है, तो ये जो एंगल है सपोज दैट ये आपका थीटा एंगल है। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि भाई यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो आपने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक सा कंसेप्ट पढ़ा था उसमें आपको क्या बताया गया था कि भाई आपको किसी भी सरफेस से अगर फ्लक्स देखना है तो वहां आप देखिए कि उस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। ठीक है, यानी फील्ड लाइंस मेरी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो तो सरफेस का कुछ एंगल में है। यानी मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए होगा जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो वो कैसे निकलेगा, तो आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा, और नहीं भी पढ़ाया गया तो मैं पढ़ा देता हूँ आपको। जैसे मान लिया जाए कि ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, और इस गाड़ी पे आप धागा बांध के इधर की तरफ खींच रहे हो। तो अगर आप इधर की तरफ खींच रहे हो तो फोर्स ऐसे लग रहा है, तो जब भी आप गाड़ी में धागा बांधकर ऐसे खींचते थे तो गाड़ी जो थी हमेशा वैसे आगे की तरफ बढ़ती थी ना, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता था वो इधर की तरफ होता था, लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे थे वो इधर की तरफ लगा रहे थे। तो ऑब्वियसली अगर आप इधर की तरफ फोर्स लगाए हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसका मतलब इस फोर्स का जो इफेक्ट है वो इस डायरेक्शन में भी है। अब अगर मुझे देखना है कि भाई इस फोर्स का इस डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है, तो उसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो भी आपका वेक्टर है उसके हेड से आप एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लो, तो वो जो प्रोजेक्शन से लेंथ आएगी वही आपका उस डायरेक्शन में उस वेक्टर के इफेक्ट को बताएगी। जैसे अगर मैं कह रहा था कि भाई ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन है, और मुझे इस फोर्स का इफेक्ट देखना है, तो इस फोर्स का इफेक्ट देखना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो फोर्स का इफेक्ट देखना है इस एक्सिस के अलोंग, तो इस वेक्टर के हेड से सिंपली आप एक प्रोजेक्शन डालेंगे, और यहां से ये जो लंबाई मिलेगी ये इस एक्सिस के अलोंग फोर्स के इफेक्ट को बताएगी। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो फोर्स का एक्स एक्सिस के अलोंग जो इफेक्ट आएगा वो ये आ जाएगा। अब इसी फोर्स का इफेक्ट अगर आपको वाई एक्सिस के अलोंग देखना है तो इस वेक्टर के हेड से एक प्रोजेक्शन आप वाई एक्सिस पर डाल दीजिए, यहां से जो लंबाई मिलेगी वो वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स के इफेक्ट को बताएगी। तो बेसिक कहानी समझ में आ रही है। तो वही सेम काम आपको यहाँ भी करना है। भाई फ्लक्स के लिए जो आपकी फील्ड लाइंस थी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए, बट यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो तो इधर की तरफ जा रही हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फील्ड का इफेक्ट इस डायरेक्शन के अलोंग देखना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसका सिंपल सा तरीका आपको बताया है मैंने कि आपको करना क्या है, इस वेक्टर के हेड से एक प्रोजेक्शन डाल देना है, और यहाँ से जो लंबाई मिलेगी वो इस वेक्टर के इफेक्ट को इस एक्सिस के अलोंग बताएगी। अब इसमें एक चीज और पता होनी चाहिए आपको कि अगर मान लीजिए एफ वेक्टर जो है वो इस एक्सिस का एंगल बनाता है, तो जिस एक्सिस का एंगल बनता है उधर वाला कंपोनेंट हमेशा cos थीटा होता है और दूसरा वाला कंपोनेंट हमेशा sin थीटा होता है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि fx जो है मेरा वो f cos थीटा के बराबर है, और fy जो है वो f sin थीटा के बराबर है। बात समझ में आती है, क्योंकि f फैक्टर ने इस एक्सिस का एंगल बनाया, इसलिए ये वाला जो कंपोनेंट हो गया वो f cos थीटा हो गया, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो f sin थीटा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर E वेक्टर इस वाले एक्सिस का एंगल बना रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कंपोनेंट होगा इसे हम क्या कहेंगे, E cos थीटा। बात समझ गए। तो अभी अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर भाई हमारा फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स हमारा दो चीजों पर डिपेंड करता था ना, एक तो एरिया पे, दूसरा फील्ड पे। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो फील्ड है आपका वो E cos थीटा है, तो फ्लक्स ऑब्वियसली इसी की वजह से होगा E cos थीटा, और हमारा जो एरिया है वो A है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपका EA cos थीटा आ गया। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब क्योंकि आपने क्लास 11th में वेक्टर्स पढ़े थे, और वेक्टर्स में आपको बताया गया था कि अगर कहीं पे A वेक्टर डॉट B वेक्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है AB cos थीटा,
और कहीं पे अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा है तो उसका मतलब होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, एन कैप भी होता है यहाँ पे, बट अभी फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप समझ जाइए कि अगर कहीं ए बी कॉस थीटा लिखा है इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और अगर कहीं पे ए बी साइन थीटा लिखा हुआ है तो वहां पर ए क्रॉस बी हो जाता है। और एक कमाल की बात देखिए, यहाँ पर भी दोनों वेक्टर्स का ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ भी दोनों वेक्टर्स का ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ रहा है क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा इसलिए मैं उससे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कह रहा हूँ। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी मिल गया तो उसे आप वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हो। ठीक है, तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कहीं ई ए कॉस थीटा लिखा है तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपको जो क्वांटिटी मिला होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ से मैं इस चीज को कह सकता हूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो बात समझ में आती है? तो ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट था। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डॉट प्रोडक्ट है किसका? तो ई वेक्टर और ए वेक्टर का, इसलिए मेरा फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है? तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब बात आती है उसके एसआई यूनिट की कि भाई फ्लक्स का एसआई यूनिट होता क्या है। तो फ्लक्स का सिंपल सा फॉर्मूला देखो, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यही था ना आपका फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, और एरिया जो है वो तो आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और थीटा का देखो कोई यूनिट नहीं होता, मतलब ऐसा यूनिट कुछ नहीं होता, ये आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। ठीक है, अब आपको पता है फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम्ब होता है, और लेंथ और ब्रेड्थ को अगर आपने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया इसका मतलब आपने मीटर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? न्यूटन। मीटर को 2 बार किया तो मीटर स्क्वायर, और ये कूलाम्ब ऊपर जाएगा तो ये पर कूलाम्ब हो जाएगा। तो यहाँ से इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब। और अगर मैं फ्लक्स के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर दूं कि भाई फ्लक्स का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए आपको उसका बेसिक वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा का कोई रोल है नहीं, इसलिए मैं मान लेता हूं कि मेरा फ्लक्स जो है वो ई ए के बराबर है। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो फोर्स बटे में चार्ज, और एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब अगर मैं फोर्स को तोड़ना चाहूं तो फोर्स को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। तो फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देंगे, इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। और देखो चार्ज की अगर मैं बात करता हूं तो क्या चार्ज आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं। आपको पता है ना डायमेंशनल फॉर्मूला में हमारे सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी जाती हैं, तो इसलिए हमें जो भी क्वांटिटी दे रखी है उसे हमें फंडामेंटल में कन्वर्ट करना होता है। तो चार्ज जो है मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना होगा जिसमें चार्ज आता हो। तो हम कह सकते हैं करंट। तो हमारा करंट क्या होता है? तो चार्ज बटे में टाइम, यानी चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना आ गया? I इंटू में T। और आपको पता है कि आपका जो करंट है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो टाइम है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो चार्ज की जगह अगर मैं चाहूँ तो करंट इंटू में टाइम लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ जितनी चीजें लिखी हैं सबकी एसआई यूनिट देख लो आप लोग। तो मास की एसआई यूनिट आपको पता होगी, किलोग्राम होती है। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट आप लोगों ने याद कर लिया होगा, क्लास 11 पढ़कर आ रहे हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का ही ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। और नीचे क्या लिखा? करंट। तो करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड। तो यहाँ पे अगर आप इसको तरीके से लिखना शुरू करोगे तो यह आ जाएगा किलोग्राम, और देखो मीटर को 3 बार आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो यहाँ मीटर का क्यूब आ जाएगा, और सेकंड की पावर -2, और ये +1 था पावर, तो ऊपर जाएगा -1। तो -2 और -1 कितना आ जाएगा? तो -3। और देखो ये एम्पियर नीचे में है, तो इसे ऊपर ले जाओगे तो पर एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये हमारा
इसका एसआई यूनिट आ गया, और इसके एसआई यूनिट को देखकर मैं बहुत आसानी से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकता हूं। मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना इसलिए सिखा रहा हूं आपको क्योंकि कई बार आपको सीबीएसई और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, तो वो आपको निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप फ्लक्स का चाहो तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। तो अगर किलोग्राम का पावर 1 तो मास का पावर 1। मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो लेंथ को। तो मीटर का पावर 3 यानी लेंथ का पावर 3। सेकंड आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो सेकंड का पावर -3 तो टाइम का पावर -3, और एम्पियर का पावर -1। तो ये यहाँ से हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया। तो फ्लक्स को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन था वो आप तक पहुंच चुका है। सो फ्लक्स क्या है वो आपको समझ में आ रहा है केस। अच्छा, अभी मैंने इधर सिर्फ 2 ही केस डिस्कस किए हैं। पहले केस में मैंने क्या कहा था कि भाई अगर हमारा फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के अलोंग है तो क्या कहानी है, फील्ड वेक्टर अगर एरिया वेक्टर के साथ कुछ एंगल पे है तो क्या कहानी है। और दोनों ही केसेस में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि मैं प्लेन सरफेस की बात कर रहा था। ठीक है, बट दुनिया इतनी भी हसीन नहीं है कि हमेशा आपको प्लेन सरफेस दे दिया जाए। अगर कोई इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी दे दी गई तो वहां पर क्या कहानी बनेगी, तो हमें वो भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी के लिए भी देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अपने तीसरे केस की। तो तीसरे केस में मैंने क्या बोला कि व्हेन द बॉडी इज ऑफ इर्रेगुलर शेप। तो अगर हमारा बॉडी इर्रेगुलर शेप का होगा तो वहां क्या कहानी बनेगी। जैसे मान लिया जाए कि ये मेरा एक वाटर बॉटल है और ये वाटर बॉटल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, मान लेते हैं हमारी फील्ड लाइन जो इस तरीके से जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है। बट एरिया वेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। देख सकते हैं यहाँ पर एंगल कुछ, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ और आ जाएगा, यहाँ देखेंगे कुछ और आ जाएगा, नीचे देखो कुछ और आएगा। तो अगर कोई भी 2 वेक्टर्स हैं और उनमें से एक वेक्टर की डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही है तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर एंगल चेंज हो गया तो आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फाई इक्वल टू EA cos थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी इरेगुलर शेप्ड बॉडी है तो वहां पे आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हर पॉइंट पे अलग अलग है। और अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू अलग है तो पूरी बॉडी का एक साथ आप फ्लक्स नहीं निकाल सकते। तो वहां आपको क्या करना है, पहले एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेना है, उसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, फिर उसे इंटीग्रेट करके पूरी बॉडी के थ्रू फ्लक्स निकालना है। सो बात समझ में आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज दैट ये हमारा कोई इरेगुलर शेप्ड बॉडी है और ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और मान लेते हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इस बॉडी के थ्रू इस तरह से जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो फिक्स है, बट मैंने बताया कि बॉडी इरेगुलर शेप है तो हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है, तो पूरी बॉडी का फ्लक्स हम एक साथ नहीं निकाल सकते। तो यहाँ अपने को क्या करना है, पहले एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर करना है। मान लिया मैंने एक इसका छोटा सा हिस्सा ले लिया, तो ये क्या है, तो ये हमारा एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है जिसका एरिया मैं मान लेता हूं कि ds है। ठीक है, तो इसका एरिया जो है वो ds है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपको पहले भी मैंने बताया है कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर टू द सरफेस और बाहर की तरफ होता है 3D के केस में। तो इस पॉइंट पे जब मैं अपना एरिया वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं तो मान लेता हूं मेरा जो एरिया वेक्टर है वो इधर की तरफ आ जाता है, तो ये मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया और ये मेरा फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच का एंगल सपोज दैट कितना है, थीटा है। तो पहले हम स्मॉल एरिया एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स अगर देखना चाहें तो कितना आ जाएगा, तो स्मॉल एरिया एलिमेंट के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो भी तो स्मॉल ही होगा, तो उसे मैंने डी फाई कह दिया। तो डी फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इनटू में ds, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक कंसेप्ट क्या था कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होना चाहिए वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और अगर कोई भी लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो एरिया वेक्टर के अलोंग है।
क्योंकि एरिया वेक्टर भी सरफेस के ही परपेंडिकुलर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें सरफेस के परपेंडिकुलर ही चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट चाहिए जो कि एरिया वेक्टर के अलॉन्ग हो। तो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग चाहिए, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस ई वेक्टर के हेड से एक प्रोजेक्शन डालना पड़ेगा और यहां से अपने को जो लंबाई मिलेगी, यहां से अपने को जो लंबाई मिलेगी वो ही आपका क्या कहलाएगा, ई कॉस थीटा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को बताएगा इस एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई कॉस थीटा और जो हमारा एरिया था वो ds था, तो ये आ गया ई ds कॉस थीटा या ई कॉस थीटा ds, जो भी आपको लिखने का मन करता हो लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये तो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स आ गया। अब जैसे एक छोटे से हिस्से के थ्रू आपने फ्लक्स निकाला, अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से लेकर और सबको जोड़ दोगे तो पूरी बॉडी का फ्लक्स आ जाएगा। भाई एक बड़ी चीज जो है छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर ही तो बनती है, तो अगर पूरी बॉडी का फ्लक्स निकालना तो क्या करोगे, इसके छोटे छोटे पार्ट्स के थ्रू फ्लक्स निकालोगे और सबको जोड़ दोगे। तो मैंने भी यही तो किया था, पहले एक स्मॉल एरिया एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकाला, अब इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, पूरी बॉडी के थ्रू फ्लक्स आ जाएगा। तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई, और वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा स्मॉल एरिया एलिमेंट के थ्रू जो फ्लक्स था उसका इंटीग्रेशन करके। और क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हो वो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए कर रहे हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक सर्कल बना दूंगा। तो अभी क्लास 12th में जो बच्चे नए नए आए होंगे उन्होंने खैर इंटीग्रेशन ही नहीं पढ़ा होगा, तो ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, और इसी में अगर आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर देते हो तो इसे आप लोग कहते हो क्लोज्ड इंटीग्रल। तो क्लोज्ड इंटीग्रल जो होता है वो हमेशा क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। तो क्योंकि ये मेरा जो सरफेस है क्लोज्ड सरफेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रल कर दिया। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी फाई, तो डी फाई क्या है आपका, तो वो है आपका ई ds कॉस थीटा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला कब काम करेगा, तो जब हमारी बॉडी इर्रेगुलर शेप की होगी। तो फिलहाल अभी तक मैंने आपको फ्लक्स क्या होता है वो बता दिया, और फ्लक्स के जो भी तीनों केसेस थे वो तीनों ही केसेस डिस्कस कर लिए। तो सारी पॉसिबिलिटी लगभग खत्म हो चुकी है, तो आपको फ्लक्स समझ में आ गया होगा। अब किसी बॉडी के थ्रू फ्लक्स निकालने के लिए एक और आसान तरीका है जिसे हम लोग गॉसेस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो गॉसेस थ्योरम जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक बार गॉसेस थ्योरम देखते हैं वो कहता क्या है। तो अगर आप गॉसेस थ्योरम की बात करेंगे तो गॉसेस थ्योरम क्या कहता है आपसे, तो गॉसेस थ्योरम कहता है कि कोई भी क्लोज्ड बॉडी अगर है और हमें उसके थ्रू फ्लक्स देखना है, तो किसी क्लोज्ड बॉडी के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो उस बॉडी के अंदर जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड है उसके 1/ε0 टाइम्स के बराबर होगा। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा एक क्लोज्ड बॉडी है, तो जैसे मैं कह रहा हूं कि सपोज दैट ये हमारे पास एक क्लोज्ड बॉडी है और इस बॉडी के अंदर कुछ चार्ज रखा है, सपोज दैट वो चार्ज Q है, और मुझे देखना है इस बॉडी के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो गॉसेस थ्योरम क्या कह रहा है कि इस बॉडी के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो इस बॉडी के अंदर जो भी चार्ज एनक्लोज्ड है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर जो भी चार्ज एनक्लोज्ड है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। यानी क्या कह रहा है कि फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो फाई इज इक्वल टू Q बटे में ε0। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है गॉसेस थ्योरम का। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, गॉसेस थ्योरम जो है सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड बॉडीज के लिए वैलिड है। तो किसी भी क्लोज्ड बॉडी के थ्रू अगर फ्लक्स निकालना है तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि उस बॉडी के अंदर चार्ज कितना है। अगर आपको चार्ज पता है तो आप इजीली वहां पे फ्लक्स निकाल सकते हो। अब देखो, अगर बॉडी के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी रखी है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो अगर इस सरफेस से फील्ड लाइंस निकलेंगी तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा उसे हम लोग आउटवर्ड फ्लक्स कह देंगे। और यहीं अगर इस बॉडी के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी आपने रख दी तो नेगेटिव चार्ज से आपको पता है फील्ड लाइंस एंटर करती हैं। तो ऑब्वियसली अगर फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो आपका इनवर्ड फ्लक्स होगा। तो अगर कहीं पे आपसे इनवर्ड फ्लक्स बोला जा रहा है तो समझ जाना बॉडी के अंदर नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव है, और अगर कहीं बोला जा रहा है आउटवर्ड फ्लक्स, इसका मतलब बॉडी के अंदर जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव है।
ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो अभी फ्लक्स को लेकर अपने पास दो फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला जो अपने को गॉसेस थ्योरम से मिला है, phi = q/ε0, और जो दूसरा फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, तो फॉर्मूला क्या था? तो वो था phi = सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर्मूले थे। तो इन दोनों फॉर्मूले को अगर आप इक्वेट करोगे तो इनको इक्वेट करने से आपको क्या मिल जाएगा? तो आपको मिलेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू q/ε0। ठीक है, तो ये आपका गॉसेस थ्योरम हो गया। ठीक है, तो गॉसेस थ्योरम की कहानी समझ में आ रही पूरी? ठीक है, तो फिलहाल ये देख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए अगर अपनी चाहे कॉपी में। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं।